हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्लाइमेक्स क्लासेस। आज का जो वीडियो है यह वीडियो मॉडर्न हिस्ट्री का यह वीडियो है और इस वीडियो में कैसे अंग्रेज भारत आते हैं और भारत आने के बाद पूरी तरह से भारत के लोगों को अपनी चंगुल में फंसाते हैं। फंसाने के बाद कैसे भारत को लूटते हैं, किस तरह से लूट का पैसा ब्रिटेन भेजते हैं, उनके बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा और आप इसे कई सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले इस टॉपिक को हम देखते हैं कि क्या है। यह टॉपिक है भू राजस्व व्यवस्था। यानी क्या था कि जब 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध जो अंग्रेज और मुगल शासक शाह आलम द्वितीय, मीर कासिम और शुजा-उद-दौला के बीच जब युद्ध होता है तो इस युद्ध की समाप्ति के बाद 1765 में एक संधि होती है। उस संधि को हम इलाहाबाद संधि के नाम से जानते हैं और साथ साथ इसी संधि के दरमियान मुगलों द्वारा अंग्रेज ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा के क्षेत्र की दीवानी ले ली और दीवानी लेने के बाद यहीं से अंग्रेज का सारा प्रक्रिया शुरू होता है। चलिए, क्या होता है कि जब 1765 में बिहार, बंगाल, उड़ीसा की जो दीवानी अंग्रेज मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के द्वारा उनसे प्रदान कर लेते हैं तो उसके बाद यहाँ पे अंग्रेजों का जो लूट खसोट का समय होता है यहीं से शुरू होता है। लेकिन इन्होंने भू राजस्व व्यवस्था में कोई सुधार नहीं किया और 1765 से लेकर 1771 तक जो पुरानी परंपरा के द्वारा भू राजस्व था वही चलता रहा। लेकिन अंग्रेज इस क्षेत्र में चाहते थे कि अधिक से अधिक इस क्षेत्र से हम धन लूट के ब्रिटेन ले जाएं, जिसके कारण 1771 तक तो वही पुरानी स्थिति बनती रही। लेकिन 1772 में जब वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल के गवर्नर बनते हैं तो क्या होता है, इन्होंने इस व्यवस्था को इसमें अपनी ज़्यादा कमाई के लिए एक सुधार की नीति लाने के लिए इन्होंने क्या किया कि एक प्रथा को लाया और इस प्रथा के माध्यम से ये चाहते थे कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम भारतीयों को लूट सकें, बंगाल के क्षेत्र, बिहार के क्षेत्र और उड़ीसा के क्षेत्र से लोगों को हम कैसे लूटें। लेकिन क्या था कि उस समय सबसे ज़्यादा बंगाल का क्षेत्र तो छोड़ दीजिए, पूरे भारत में ही लोग खेती बाड़ी करते थे, एक किसान थे और मूल रूप से इनका यही पेशा था, इसी पे ये डिपेंडेबल थे। तो इन्होंने क्या किया कि अंग्रेज सिर्फ लूट सकते हैं तो कहाँ से, तो किसानों से लूट सकते हैं। तो इन्होंने एक प्रथा चलाई थी जिस प्रथा का नाम था इजरेदारी प्रथा। इजरेदारी प्रथा की शुरुआत वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा 1772 ईस्वी में इस प्रथा की शुरुआत की गई थी। तो यहाँ से आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये बनता है कि इजरेदारी प्रथा की शुरुआत कब की गई थी। तो इजरेदारी प्रथा की शुरुआत 1772 में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, तो यह प्रथा वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा शुरू की गई थी। अब इस प्रथा के बारे में हम समझते हैं कि इस प्रथा का जो मकसद था क्या था, साथ साथ इस प्रथा को कैसे भारतीयों के बीच रखा गया, कैसे इसे चलाया गया था। तो इस प्रथा में क्या था कि जो जमीन की एक तरह से नीलामी होती थी। अब मैं अपनी बात बता रहा हूँ। मैं जब छोटा बच्चा था तो उस समय जब अपने किसी बुजुर्ग से सुनता था कि यह जमीन उसने इजरा पे लिया है तो मुझे समझ में नहीं आता था कि इजरा होता क्या है। तो मैं अपने बड़े बुजुर्ग से पूछता था कि यह इजरा क्या होता है, तो वो बताते थे कि यह जो है वो जो भूमि का मालिक है उससे यह एक पैसे के एवज में साल 2 साल के लिए इन्होंने जमीन को लिया है। तो यह प्रथा थी इजरादारी और ये इजरादारी आज से नहीं, अंग्रेजों के ज़माने से चली आ रही थी। तो क्या था कि अंग्रेज सबसे पहले इजरादारी प्रथा में क्या करते थे कि सभी भारत के जो लोग हैं वो उनके द्वारा ज़मीनों की बोली लगती थी और किसी पार्टिकुलर एरिया में
जो क्षेत्र होता था तो उनकी बोली जब लगती थी तो यह बोली पहले 5 साल के लिए लगना शुरू हुई कि जो व्यक्ति, जो भारतीय किसान जितनी ज़्यादा बोली लगा के उस ज़मीन को लेगा तो उसका टैक्स उसे दे देना होता था और साथ साथ 5 सालों के लिए उस पर खेती कर सकता था। तो साथ साथ ये होता था। अब क्या होता था कि यह इजरादारी प्रथा 5 वर्षों के लिए ठेका के तौर पे जमींदार जो लोग होते थे उन्हें दिया जाता था। अब वो लोग क्या करते थे कि छोटे छोटे जो किसान होते थे उन्हें वह जमीन दे देते थे और उनसे खेती करवाते थे। लेकिन इसमें क्या था कि इस प्रथा में जो भूमि स्वामित्व का जो था वो अस्थायित्व नहीं था, जिसके कारण कोई भी व्यक्ति यही चाहता था कि इस जमीन से जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम धन अर्जित कर सके। और क्योंकि इसका कोई गारंटी नहीं कि अगले बार जो यह ठेका होगा उस ठेका में हमें यह ज़मीन मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं थी। क्योंकि अगर कोई ज़्यादा बोली लगा सकता था तो उसे वो ज़मीन दे दिया जाता था। तो इस इजरेदारी प्रथा की सबसे बड़ी मूल खासियत थी कि यह प्रथा में ज़मीन की बोली लगती थी 5 सालों के लिए, शुरुआती दौर में बोली लगती थी। उसके बाद जो व्यक्ति जितना ज़्यादा बोली लगाता था उसे यह ज़मीन दे दिया जाता था। उसके बाद वो अपना खेती करता था। लेकिन इस स्थिति में अंग्रेज़ों का नुकसान होता था और साथ साथ जो भारतीय किसान होते थे, जो बोली लगाते थे, उनका भी नुकसान होता था। तो किसान इसमें अपना दिलचस्पी दिखाना कम कर दिए। अब कम करने का कारण क्या हुआ कि नतीजा ये निकल के सामने आया कि अंग्रेजों ने इसे 1777 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने इसे घटाकर 1 वर्षों के लिए कर दिया। और जब 1 वर्षों के लिए किया कि प्रत्येक वर्ष बोली लगेगी तो इसकी स्थिति और बदतर हो गई। क्यों? क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो था वो चाहता था कि अगर हम जमीन ले तो भूमि सुधार की बात ही नहीं करता था, क्योंकि उसे यह पता था कि अगले वर्ष यह जमीन मेरे को मिलने वाली नहीं है। तो वो भूमि सुधार की बात नहीं करता था, साथ साथ उसमें किसी तरह के फसल को उगा देता था, चाहे वो भूमि बंजर ही क्यों ना हो जाए। तो इस स्थिति में जो किसान थे, किसान वर्ग के लोग थे, उनकी स्थिति और खराब होने लगी। साथ साथ जो अंग्रेजों की मंशा थी लूट खसोट की, उन्हें भी नुकसान होने लगा। तो क्या होता है कि इस स्थिति में यही होता है कि इजरेदारी प्रथा धीरे धीरे समाप्त की कगार पे आ गई। लेकिन अंग्रेजों की ऐसी कोई नीति नहीं थी जिसके कारण यह प्रथा चलती ही रही थी। इसके असफल होने का कारण मैंने बताया कि अस्थायी भूमि स्वामित्व का अभाव, साथ साथ भूमि सुधार में रुचि न लेना, यानी जो किसान थे वो भूमि सुधार में रुचि नहीं ले रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अगले वर्ष यह जमीन मेरी होगी कि नहीं होगी इसकी कोई गारंटी नहीं। उसके बाद क्या होता है कि 1786, ये यहाँ पे गलत लिखा गया है, 1786 में एक गवर्नर जनरल बन के आते हैं जिनका नाम है लॉर्ड कॉर्नवालिस। और यह लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 में गवर्नर जनरल बन के आते हैं, तो इनका कार्यकाल 1793 तक होता है। अब क्या होता है 1786 से 1793 में जब यह भारत के गवर्नर जनरल होते हैं, बंगाल के क्षेत्र के गवर्नर होते हैं, तो क्या होता है कि भारत में जो स्थिति बनी थी कि जो राजस्व व्यवस्था की उसे कैसे सुधारा जाए, कैसे इस क्षेत्र से ज़्यादा पैसा अर्जित किया जाए, यह चिंता जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थी उनकी भी बनी हुई थी। साथ साथ जो भारत में ब्रिटिश कंपनी थे उसके जो अधिकारी थे उनकी भी यह चिंता बनी हुई थी। तो इन लोगों ने लॉर्ड जो ये ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे और साथ साथ ब्रिटिश के प्रधानमंत्री के साथ जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो डायरेक्टर लोग थे, उसके बाद जॉन शोर थे और लॉर्ड कॉर्नवालिस, इन सब लोगों ने एक अपनी मीटिंग बैठाई। और इस मीटिंग बैठाने में इन्होंने एक निष्कर्ष निकाला कि ऐसा हम लोग क्यों नहीं करते हैं कि जो उस क्षेत्र के जो जमींदार लोग हैं, अमीर लोग हैं, जो प्रभुत्व वाले लोग हैं, उनको
इस क्षेत्र का जमीन दे दिया जाए और उनसे ही हम लोग अस्थाई बंदोबस्त कर लें, यानी एक जो लगान है, टैक्स है, उसे हम परमानेंटली सेटलमेंट कर ले। और परमानेंटली सेटल में हम ये करें कि आपको इतना लगान चुकाना ही चुकाना है, चाहे आपको घाटा हो या नफा हो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं होता है। तो क्या होता है, इसी को ध्यान में रखते हुए लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 23 मार्च 1793 में इन्होंने क्या किया कि अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत की। अब अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत किस क्षेत्र में किए, तो इन्होंने अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत जो बंगाल का क्षेत्र था, बिहार का क्षेत्र था, उड़ीसा का क्षेत्र था और यूपी के जो बनारस प्रखंड थे, इन क्षेत्रों के साथ साथ कर्नाटक का कुछ भाग था, जहां पे इन्होंने अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत की। तो अस्थाई बंदोबस्त में क्या इन्होंने किया कि जो उस क्षेत्र के प्रभुत्व वाले लोग थे, जो जमींदार किस्म के जो लोगों पे दबदबा बना सकते थे, उनके साथ इन्होंने क्या किया, समझौता कर लिया और बोला कि इस क्षेत्र की जो जमीन है मैं आपको दे दूंगा और उसके साथ साथ आपको करना क्या है कि आप इस क्षेत्र का लगान वसूलेंगे और जो लगान होगा, जो किसान से आपको लगान मिलेगा, उस लगान का 10/11 भाग आप हमें जमा देंगे और 1/11 भाग आप खुद रख लेंगे। इस तरह से इन्होंने जमींदारी प्रथा की शुरुआत की। तो यहां से क्वेश्चन बन के आता है कि अस्थाई बंदोबस्त को और किन नामों से जाना जाता है। तो अस्थाई बंदोबस्त को हम जमींदारी प्रथा, इस्तमरारी बंदोबस्त और अस्थाई बंदोबस्त तीनों एक ही है। इसकी शुरुआत 23 मार्च 1793 को लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया था। तो ये आप यहां से क्वेश्चन आप बना सकते हैं कि अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत किसने की, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की। इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो यह इसकी शुरुआत 1793 ईस्वी में हुई थी। यह किस क्षेत्र में था, तो यह बिहार, बंगाल के साथ साथ उड़ीसा, उसके साथ जो पूर्वी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र, जो बनारस का प्रखंड था वो क्षेत्र, और कुछ भाग जो कर्नाटक का था, उन भागों में अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत की गई थी। अब अस्थाई बंदोबस्त में हमें ये तो ध्यान में रखना ही है, साथ साथ हमें ये ध्यान रखना है कि 10/11 हिस्सा, यानी जो किसानों से जमींदार जो टैक्स वसूलते थे, तो वो क्या करते थे कि उसका 10/11 भाग अंग्रेज को देते थे। अंग्रेज को ये जमा करते थे कर के रूप में, और 1/11 भाग ये जमींदार रखते थे। अब देखिए, ये तो बड़ा सा टैक्स का एक बड़ा भाग अंग्रेज को जाता था, लेकिन यहाँ पे जमींदार फिर भी जमींदारी प्रथा या अस्थाई बंदोबस्त में अगर भारत में सबसे ज़्यादा किसी को फायदा हुआ था तो वो भारत के जमींदार थे। उनको फायदा हुआ था, उन्हें अंग्रेजों से भी ज़्यादा फायदा हुआ था। वो कैसे हुआ था वो मैं बता रहा हूँ। तो इन्होंने एक शर्त रखी थी, अंग्रेजों ने एक शर्त रखी थी कि आप जो किसान है उससे जितना ज़्यादा टैक्स वसूले मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, आपको जितना वसूले हैं तो आप एक्स्ट्रा भी वसूले, लेकिन जो तय किया गया है उसका 10/11 भाग आपको मुझे देना है। और साथ साथ ये भी इन्होंने फैसला किया था और दोनों के बीच तय किया गया था कि अगर जो टैक्स की सीमा है उस डेट की शाम तक अगर आप टैक्स नहीं चुकाते हैं तो आपकी ज़मीन को मैं नीलाम कर दूंगा या ज़मीन मैं खुद ले लूँगा। तो इसलिए इसे अस्थाई बंदोबस्त को सूर्यास्त कानून के नाम से भी जानते हैं। इसे हम किस कानून के नाम से जानते हैं, तो सूर्यास्त कानून के भी नाम से जानते हैं। अब इसके बारे में मैंने बताया कि इसका क्षेत्र क्या था, तो बंगाल था, बिहार था, उड़ीसा था, यूपी के बनारस प्रखंड व कर्नाटक के कुछ भाग थे। उसके बाद यह जो अस्थाई बंदोबस्त था, यह अस्थाई बंदोबस्त भारत, जो ब्रिटिश भारत थे उसके कुल क्षेत्रों के 19% क्षेत्र में
अस्थाई बंदोबस्त को लागू किया गया था। तो ये भी यहाँ से क्वेश्चन बन के आता है कि अस्थाई बंदोबस्त भारत के कितने हिस्सों में था। तो अस्थाई बंदोबस्त जो ब्रिटिश भारत थे उसके 19% जो क्षेत्र थे उस क्षेत्र में अस्थाई बंदोबस्त को लागू किया गया था। उसके बाद अब देखिए इस प्रथा की, यहाँ पे मैंने एक पॉइंट को आउट किया है कि जमींदारी प्रथा की शुरुआत क्यों की गई थी। तो देखिए ये जमींदारी प्रथा की शुरुआत भारत में करने के पीछे कुछ अंग्रेजों की मंशा थी। उन्हें लगता था कि अगर भारत के कुछ लोगों को मैं मना के नहीं रखूंगा, कुछ लोगों को अपने तरफ नहीं करके रखूंगा, तो यह हमारे लिए यह खतरा है और इस खतरे से निपटने के लिए मैं ऐसा कुछ कर दूं जो क्यों ना हम भारत के ही लोगों से मतलब भारत के लोगों से ही मैं शासन करवाऊं और उसका लीडर खुद बना रहूं। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया था, जमींदारी प्रथा शुरू करने के साथ साथ इनकी जो मंशा थी ये क्या थी कि इंग्लैंड की ही तरह, जैसे ऐसा इंग्लैंड में भी होता था कि भारतीयों में जमींदारों का एक ऐसा वर्ग तैयार कर दिया जाए, यानी जैसे इंग्लैंड में होता था उसी तरह से भारत में जमींदारों का एक ऐसा वर्ग तैयार कर दिया जाए जो अंग्रेजी सरकार के लिए सामाजिक आधार का कार्य कर रहे हो। अब लोगों को लगता था कि ये जमींदार जो हैं, ये जो भारत के लोग हैं यानी जनता है, उनके लिए सामाजिक वर्ग का काम कर रहे हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं था। कारण क्या था कि अंग्रेजों की मंशा थी कि जो भारतीय जमींदार है उन्हें बना दिया जाए। अब उन्हें बना देने से फ़ायदा क्या होगा कि वो भूमि का जो अस्थाई मालिक बन जाएंगे और भूमि का अस्थाई मालिक बनने के कारण वो अंग्रेजों के फेवर में कार्य करेंगे। इसके लिए जमींदारी प्रथा की शुरुआत की गई थी। देखिए जमींदारी प्रथा के शुरू होने से पहले आप खुद अनुमान लगाइए कि भारत में जो शुरुआत थी वो इजरेदारी की थी। तो जब इजरेदारी प्रथा चल रहा था तो उस प्रथा में आप खुद दिमाग लगाइए कि उसका तो प्रत्येक 5 वर्ष के लिए, फिर उसके बाद घटा दिया गया था 1 वर्ष के लिए, तो वहाँ पे जमीन का तो कोई मालिक था ही नहीं। तो फिर अचानक जमींदार कैसे उत्पन्न हो गए। तो ये अंग्रेजों की मंशा थी कि भारत में हम कैसे लोगों को जमीन दे और जमीन देने के साथ साथ उसे अपना बना ले। जो जब वहाँ की जो जनता है, गरीब वर्ग, जो किसान वर्ग है, वो आंदोलन करे तो उसका हम दमन कर सके, इसलिए जमींदारी प्रथा की शुरुआत की गई थी। साथ साथ देखिए ये जमींदारी प्रथा में जो लाभ हुआ था वो किसको हुआ था, तो जमींदार अस्थायी रूप से भूमि के मालिक बन गए थे। अब देखिए जमींदारी प्रथा में क्या हुआ था कि जो जमींदार थे ना वो अस्थायी रूप से भूमि के मालिक बन गए थे। मैंने बताया कि उससे पहले क्या था, इजरादारी प्रथा में जमीन का क्या होता था, जो बोली लगता था, तो उसमें कोई भी मालिक बन सकता है। लेकिन जब जमींदारी प्रथा में अंग्रेज ने भारतीयों को, जो शक्तिशाली लोग थे, उन्हें जमीन दिया, तो ये क्या हो गए कि भूमि के मालिक बन गए। साथ साथ इनके साथ एक शर्त रखी गई थी कि अगर आप समय पे लगान टैक्स चुकाते रहेंगे तो आपकी जो ये ज़मीन है वो आपकी पुश्तैनी होगी, लेकिन जिस समय आप टैक्स नहीं चुकाएंगे समय पे तो आपकी ज़मीन को मैं वापस ले लूँगा। ये जमींदारों के साथ इन्होंने करार किया था। तो लगान की राशि निश्चित न होने के कारण जमींदार को क्या होता था कि भारी मुनाफा होता था। मैंने बताया कि जो जमींदार थे वो किसानों से अधिक टैक्स ले लेते थे, लेकिन जो लगान अंग्रेजों से उनका तय था वही देते थे, बाद बाकी अपने पास रखते थे। उसके बाद क्या हुआ कि साथ साथ जो जमींदारी प्रथा में सबसे ज़्यादा अगर लाभ हुआ तो किसका हुआ था, जमींदार का हुआ था। साथ साथ जो सरकार थे उन्हें भी लाभ हुआ। तो उन्हें लाभ क्या हुआ कि उनको सबसे बड़ा लाभ यही था कि जो हमारे देश में जो ब्रिटिश काल का जो दौर इतना लंबा खिंच गया, इसका कारण यही था, जमींदारी प्रथा। अब देखिए क्या था कि उन्होंने ऐसा गेम खेला कि जो भारत के जो जमींदार थे वो अंग्रेज का फेवर करते थे, और फेवर करने के कारण जो छोटे मोटे आंदोलन होते थे उनका ये लोग दमन कर देते थे। तो इसके कारण धीरे धीरे मतलब अस्थाई बंदोबस्त
अब अस्थाई बंदोबस्त से एक जो ब्रिटिश सरकार थी उन्हें नुकसान क्या होता था कि जब फसल बहुत ज़्यादा हो जाती थी, साथ साथ जो फसलों की जो उपज होती थी अच्छे होने के कारण जो मुनाफा होता था वो ब्रिटिश तक नहीं पहुंच पाता था, क्योंकि ब्रिटिश के लोग, जो ब्रिटिश के अधिकारी थे, उन्होंने भारत के जो जमींदार थे उनसे इन्होंने क्या कर लिया था, पैक्ट कर लिया था कि हमें 10/11 लगान से ही मतलब है। तो इसके कारण ब्रिटिश को घाटा भी, उन्हें ये भी लग रहा था कि यह अस्थाई बंदोबस्त हमारे लिए नुकसानदेह भी है। तो क्या हुआ, उसके आगे इन्होंने जो भारत के और क्षेत्रों में धीरे धीरे जैसे जैसे ये कब्जा करते चलेगा, तो आगे के क्षेत्रों में इन्होंने कुछ अपने जो भूमि जो राजस्व था उसमें कुछ चेंजिंग लाए। अब देखिए इसमें सबसे ज़्यादा हानि किसको हुआ था, तो जो जमींदारी प्रथा या अस्थाई बंदोबस्त में सबसे ज़्यादा हानि जो भारत के किसान थे उनको हुआ था। उनको कैसे हुआ था, तो उनका जो ज़मीन था उसका अधिकार छिन गया था, वह ज़मीन चला गया था, जो अंग्रेज़ थे उनके हाथों में चला गया था, और ज़मीन बेघर होने के कारण जो भारत के किसान थे या तो मजदूरी करने लगे थे या जो जमींदार थे उनके खेतों में ये काम करते थे। तो सबसे बड़ा जमींदारी प्रथा से यानी अस्थाई बंदोबस्त से नुकसान होने वाला जो वर्ग था वो किसे था, तो किसान को था। अब देखिए यहाँ से आपको एक क्वेश्चन जो मैं सोच के बता रहा हूँ बीपीएससी लेवल का, ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछ दे कि अस्थाई बंदोबस्त से भारत में सबसे ज़्यादा किसको नुकसान हुआ था, तो उसके बाद ऑप्शन में दे दे कि जो अंग्रेज़ों को, जमींदारों को, किसान को। अब इस तरह से आप कंफ्यूजन में आ जाएंगे कि चौथा ऑप्शन दे दे कि किसान और जमींदार दोनों को, तो नहीं, इसका सही उत्तर होगा किसान को। जमींदार और किसान, जमींदार को स्थायी बंदोबस्त से कोई नुकसान नहीं हुआ था, सबसे ज़्यादा फायदा इस बंदोबस्त में जमींदार को ही हुआ था। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद रैयतवारी व्यवस्था। अब देखिए रैयत का मतलब क्या होता है, रैयत का मतलब होता है किसान। अब यहाँ पे अंग्रेज अपनी गलती का पछतावा कर रहे थे कि अस्थाई बंदोबस्त से जो भारत के जो बंगाल का क्षेत्र है, बिहार का, उड़ीसा का जो क्षेत्र है और कुछ पूर्वी भाग यानी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र, इस क्षेत्रों में जो हमने बंदोबस्त किया, इससे हमें नुकसान उठाना पड़ रहा है। नुकसान तो था नहीं लेकिन कम मुनाफा हो रहा है। तो अब ऐसा क्यों ना किया जाए जो डायरेक्ट हम किसानों से बंदोबस्त कर लें, यानी किसानों से हम मिल जाएं और जमींदार को ही साइड कर दे। तो जमींदार को साइड करने के लिए इन्होंने क्या किया, तो इन्होंने एक व्यवस्था की शुरुआत की जिसमें रैयतवारी व्यवस्था कहते हैं। इस व्यवस्था को क्या कहते हैं, रैयतवारी व्यवस्था कहते हैं। और रैयतवारी व्यवस्था की शुरुआत 1820 में मद्रास के जो गवर्नर थॉमस मुनरो थे वह कैप्टन रीड के द्वारा किया गया था। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो रैयतवारी व्यवस्था की जो शुरुआत हुई थी वो किनके द्वारा किया गया था, तो रैयतवारी व्यवस्था की शुरुआत 1820 में जो मद्रास के गवर्नर थे थॉमस मुनरो व कैप्टन रीड, इनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। और यह किन क्षेत्रों में किया गया था, तो रैयतवारी व्यवस्था मद्रास प्रेसिडेंसी, बम्बई प्रेसिडेंसी और असम के क्षेत्रों में रैयतवारी व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। अब देखिए यह जो रैयतवारी व्यवस्था था यह भारत का सबसे बड़ा भूभाग था, यानी भारत में 51% भूमि पर इस व्यवस्था को लागू किया गया था। किसका, रैयतवारी व्यवस्था का। अब देखिए मैंने बताया कि रैयतवारी व्यवस्था में क्या होता था कि जो अंग्रेज थे वो सीधे किसान से अपना टैक्स के लिए वो संपर्क करते थे। उन्हें ज़मीन देने के साथ साथ वो किसानों से संपर्क कर लिए कि आपको इतना टैक्स हमें देना है। और साथ साथ इसमें इन्होंने क्या किया कि टैक्स का फिक्सेशन स्टार्टिंग में नहीं किया था, और जैसे जैसे
मतलब उपज होगी उस पे इन्होंने, और साथ साथ भूमि के साथ भी इन्होंने टैक्स को फिक्सेशन किया था। तो यहाँ पे जमींदार जो थे वो साइड हो गए, तो जमींदार का कोई लेना देना नहीं था। देखिए क्षेत्र मैंने बता दिया कि मद्रास, बम्बई, असम के कुछ भागों में रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की गई थी, और यह संपूर्ण भारत के 51% भाग में रैयतवाड़ी बंदोबस्त को चलाया गया था, इनका क्षेत्र था। और एक चीज यहाँ पे और ध्यान देने वाला बात क्या है कि बम्बई में इसे, बम्बई के जो गवर्नर थे उन्होंने, वो यहाँ पे थॉमस मुनरो ने क्या किया था, रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत तो किए थे, लेकिन ये बम्बई के क्षेत्र में इन्होंने नहीं लागू किया था। बम्बई के क्षेत्र में एल्फिंस्टन जो गवर्नर थे, इन्होंने बम्बई के क्षेत्र में लागू किया था। उसके बाद इसमें जो भू राजस्व था ना, वो मैं बताया कि भू राजस्व जो फिक्स था वो 1/3 था, लेकिन यह नाम मात्र का था। 1/3 किसानों को दिखाने के लिए फिक्स था, लेकिन यह नाम मात्र का था। इसका जो टैक्स लिया जाता था वो कैसे लिया जाता था कि उपज की मात्रा पर न करके, जो जमीन जिस क्षेत्र में जितना जमीन को एक्वायर किया जाए, तो जमीन के हिसाब से ये लोग टैक्स को फिक्स कर देते थे। अब देखिए यहाँ पे मुनाफा कैसे है ये मैं बताता हूँ। उस समय जो बंगाल बिहार का जो क्षेत्र था ना, यह क्षेत्र सबसे धनाढ़ क्षेत्र इसलिए था कि इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा उपज होती थी। तो बंगाल बिहार का जो क्षेत्र था वो कम क्षेत्रफल में भी अनाज बहुत उगाए जाते थे, लेकिन जो मद्रास का क्षेत्र था, बम्बई का क्षेत्र था, असम का क्षेत्र था, यह क्षेत्रफल तो दिखने में बड़ा था, लेकिन क्या था कि जो अनाज की पैदावार होती थी वो कम होती थी। अब अंग्रेज यहाँ पे क्या दिमाग लगा दिए कि क्षेत्रफल के हिसाब से इसको दे दो, जो इसे पता चलेगा कि हमें इतना जमीन मिला, और टैक्स बढ़ा दो। तो ये उनकी मंशा थी, और इस मंशा के साथ उन्होंने जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी, इसमें उपज के हिसाब से न टैक्स को फिक्स करके क्या किया था कि जो जमीन होता है, जमीन के क्षेत्रफल के आधार पर इन्होंने टैक्स को लगा दिया था। कहाँ? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था में। चलिए यहाँ पे आप समझ गए कि रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या था, किनके द्वारा शुरू किया गया था, भारत में कितने क्षेत्रों में यह रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू किया गया था, इसमें कैसे टैक्स लिया जाता था, इसको आपने समझ लिया। उसके बाद हम चलते हैं महलवारी व्यवस्था की ओर। यह सबसे अंतिम व्यवस्था, महलवारी व्यवस्था जो थी वो क्या थी? महाल का मतलब क्या होता है? जनता। महल मतलब एक जनसभा, या समझिए तो जो पंचायत टाइप का। महलवारी व्यवस्था में क्या होता था कि यह व्यवस्था, महलवारी व्यवस्था 1819 में हॉल मैकेंजी व मार्टिन वर्ड के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। अब देखिए महलवारी व्यवस्था 1819 में हॉल मैकेंजी और मार्टिन वर्ड के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। यह जो था वो भारत के किन क्षेत्रों में था? तो यह भारत का जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, और खास करके जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, उसके बाद मध्य प्रांत, पंजाब के क्षेत्र में, इन क्षेत्रों में जो महलवारी व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। अब महलवारी व्यवस्था का जो दृश्य था वो क्या था कि एक जैसे गांव होता था, तो उस गांव के जो हेड होते थे, यानी जो महाल के द्वारा क्या किया गया था, जो उनका जो प्रमुख चुना जाता था, जैसे मुखिया टाइप को हो, तो उनको यह टास्क दिया जाता था कि आप गांव के सभी क्षेत्रों से लगान आप वसूलेंगे, और लगान वसूलने के बाद आप जो अंग्रेजी दफ्तर है उसमें आके आप टैक्स को जमा करेंगे। तो इस तरह से महलवारी व्यवस्था में अंग्रेजों ने अपनी जो राजस्व की व्यवस्था को रखी थी। यानी गांव का जो प्रधान होता था वो पूरे किसानों से क्या करता था, टैक्स लेके अपने पास रखता था, और वहां से वो अंग्रेजी सरकार को देता था। तो यह जो था ना, वो क्षेत्र इसका क्या था? पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत और पंजाब के क्षेत्र में। यानी पूरे संपूर्ण भारत का यह लगभग 30% में जो व्यवस्था थी वो कौन थी? तो महलवारी व्यवस्था थी।
अब देखिए इसमें लगान जो था ना, वो लगान क्या था, इस क्षेत्र में लगान काफ़ी हाई रखा गया था और यह 2/3% यानी लगभग मान के चले तो 66% समथिंग, 66% के करीब यह यहाँ पे टैक्स लिया जाता था और यह टैक्स काफ़ी ज़्यादा था। धीरे धीरे इस टैक्स को किसानों द्वारा हंगामा किए जाने के बाद कुछ घटाया भी गया था और घटाने के बाद इसे लगभग आधा कर दिया गया था, यानी 1/2 टैक्स को रखा गया था। अब देखिए इस प्रथा की सबसे बड़ी जो हानि थी, या समझिए तो इस प्रथा में सबसे जो बड़ी क्षति होती थी वो किसानों को यहाँ भी होती थी। क्या होती थी, तो इस प्रथा में क्या होता था कि जो गांव के किसान होते थे, अगर सही समय पर जो गांव के महाल यानी जो मुखिया होते थे उन्हें अगर वो टैक्स नहीं पहुंचा पाते थे, उस कंडीशन में उन्हें यह अधिकार दिया गया था कि आप उसका ज़मीन, उसका घर, ज़मीन जो भी है, ज़मीन से उसे बेदखल कर सकते हैं। यानी इस प्रथा से बहुत बहुत बड़े भ्रष्टाचार होना शुरू हो गया था। जो लोग, जो मुखिया होते थे, सरपंच होते थे या जो हेड होते थे, हेडमैन होते थे, उनके विरुद्ध अगर कोई बोल दिया तो ऐसा स्थिति आ जाता था कि उसे ज़मीन से बेदखल कर दिया जाता था। तो यह अधिकार महलवाड़ी व्यवस्था में अंग्रेज़ों ने जो ग्राम क्षेत्र के जो मुखिया थे उनको दे रखा था और इस व्यवस्था में बहुत बड़ा उस पावर का दुरुपयोग भी किया जा रहा था। ये था हमारा जो अंग्रेजों द्वारा जो राज्य व्यवस्था यानी भू राज्य व्यवस्था जो चलाया गया था, कैसे अंग्रेज पैसे का यहाँ पे लूट खसोट करके अपने देश को भेजते थे। इस तरह से पूरा भारत का जो किसान था इस चंगुल में फंस गया और इस चंगुल में फंसने के बाद पूरा भारत के किसान धीरे धीरे कंगाल होने लगा और ब्रिटिश सरकार मालामाल होते रही। यह हमारा जो वीडियो था, इस वीडियो में मैंने पूरे दृश्य को समझाया, बताया, अपनी तरह से मैंने कोशिश किया। तो कैसा लगा वीडियो ये देख के आप ज़रूर कमेंट करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ बेल बटन को भी दबा दीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।